रात के 1:37 हो रहे हैं। कमरे में एकदम घुप अंधेरा है और सिर्फ मोबाइल की वो जो नीली रोशनी होती है ना, वो एक बहुत ही थके हुए चेहरे पे चमक रही है। बिल्कुल। आंखें भारी हैं, शरीर पूरी तरह से टूट चुका है और दिमाग लगातार सिग्नल दे रहा है कि भाई अब सो जाओ। लेकिन जो अंगूठा है वो स्क्रीन पर बस लगातार स्क्रॉल किए जा रहा है। हाँ, ये बहुत ही जाना पहचाना सीन है ना? हाँ, ये जो लूप है ये हम में से किसी के लिए भी कोई नई बात नहीं है। आज हम जिस बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पर गहराई से बात करने वाले हैं उसमें डेविड नाम का एक एम्प्लॉई बिल्कुल इसी पॉइंट पर आ गिरा था। और ये पूरी कहानी पीटर ड्रकर की बहुत ही मशहूर किताब द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव के सिद्धांतों पर आधारित है। एग्जैक्टली। और इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन ये ही समझना है कि कैसे कोई भी इंसान महज बिजी रहने के इस जाल से निकलकर असल में इफेक्टिव बन सकता है। मतलब इस कॉर्पोरेट लूप से बाहर कैसे आ सकता है। और ये जो रात के 1:37 का जो सीन आपने बताया ना, ये असल में शरीर की थकान का नतीजा नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? अगर हम इसे बिहेवियरल साइंस की नजर से देखें तो ये एक तरह का रिवेंज बेड टाइम है। अच्छा। मतलब दिन भर इंसान का अपने ही समय पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, वो तो है। ऑफिस में सब बॉस के हिसाब से चलता है। सही कहा। तो रात के उस अंधेरे में नींद की कीमत पर इंसान अपने लिए कुछ घंटे चुराने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि ये उसका मी टाइम है, पर असल में वो सिर्फ अपनी अगली सुबह को और भी ज्यादा थकाऊ और खराब बना रहा होता है। बिल्कुल, वो बस एक भ्रम है। और डेविड की जिंदगी में तो ये थकान एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है। उसकी सुबह की शुरुआत ही एक तरह से हारने से होती है। सुबह 6 बजे का अलार्म बजता है, लेकिन वो उठता नहीं है। हाँ, वो 9 बजे तक बिस्तर में ही पड़ा रहता है। फिर किसी तरह 10 बजे बिना नहाए धोए लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है। उसके बाद शुरू होता है स्लैक मैसेजेस का वो तूफान, और एक के बाद एक वो बेनतीजा मीटिंग्स जिनका कोई आउटपुट नहीं होता। वही तो। और शाम होते होते मैनेजर का वो ताना सुनने को मिलता है कि आज आउटपुट कुछ खास नहीं दिखा डेविड, जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। बहुत ज्यादा। रात 11 बजे तक वो पूरी तरह निचोड़ चुका होता है और फिर शुरू होता है वो सो कॉल्ड मी टाइम, जो रात के 2 बजे तक खिंच जाता है। और इसी मी टाइम के दौरान वो एक वीडियो देखता है। हाँ, YouTube पर एक थंबनेल दिखता है उसे, हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर व्हाइल डूइंग अ 9 to 5 जॉब। और वो बिना वीडियो देखे ही एक बहुत कड़वा कमेंट कर देता है। वो कमेंट क्या था? वो लिखता है कि तुम जैसे लोग खुद कभी जॉब नहीं करते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। हम कॉर्पोरेट मजदूर हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। ये कमेंट सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक पूरे सिस्टम के प्रति उसकी बेबसी है। मतलब उसे लगता है कि टाइम ही सबसे बड़ा दुश्मन है। एग्जैक्टली। जब दिन के 10 घंटे किसी और की शर्तों पर गुजरते हैं तो ऐसा ही लगता है। लेकिन इस कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब डेविड का कजन राहुल उसे एक बहुत बड़ी खबर देता है। हाँ, राहुल बताता है कि वो इस आर्थिक मंदी के माहौल में भी अपनी नौकरी छोड़ रहा है, क्योंकि उसने उसी 9 to 5 जॉब में रहते हुए रोज सिर्फ 2 घंटे देकर अपना एक साइड बिजनेस खड़ा कर लिया है। पर एक सेकंड यार, मुझे यहाँ डेविड का गुस्सा थोड़ा जायज भी लग रहा है। मतलब ये जो कॉर्पोरेट लूप है ना, ये एक ट्रेडमिल की तरह है। ट्रेडमिल की तरह? कैसे? पसीना बहुत बहता है, थकान भी बहुत होती है, लेकिन इंसान पहुंचता कहीं नहीं है। तो एक इंसान जो दिन भर इस चक्की में पिस रहा है, उसके पास सच में वक्त कहाँ है? ये सवाल तो उठता है। और क्या मंदी के समय सिर्फ 2 घंटे रोज के काम के आधार पर नौकरी छोड़ना राहुल की बेवकूफी नहीं थी? अगर सतह से देखें तो यह बहुत बड़ा रिस्क लगता है, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि समस्या समय की कमी की है ही नहीं। तो फिर समस्या क्या है? असली मुद्दा है कॉग्निटिव एनर्जी, यानी हमारी मानसिक ऊर्जा। ये जो 9 to 5 की थकान है ना, ये इंसान के सिर्फ घंटे नहीं खाती, ये उसकी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देती है। मतलब बैंडविड्थ ही नहीं बचती दिमाग में। बिल्कुल। राहुल ने जो रिस्क लिया वो सिर्फ 2 घंटे का दाव नहीं था, वो उन 2 घंटों की इफेक्टिवनेस का नतीजा था। अच्छा, तो वो 2 घंटे बहुत फोकस्ड थे। हाँ, साइंस ये साबित कर चुकी है कि अगर हम 10 घंटे बिना फोकस के मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो उसका आउटपुट उन 2 घंटों के डीप वर्क के बराबर भी नहीं होता, जहां पूरी कॉग्निटिव एनर्जी एक ही दिशा में लगी हो। तो इसका मतलब ये है कि राहुल ने समय को नहीं बल्कि अपनी इफेक्टिवनेस को हैक कर लिया था। सही कहा। और जब राहुल डेविड को बताता है कि उसने ये सब पीटर ड्रकर की किताब से सीखा, तो डेविड पहले तो इसे मोटिवेशनल बकवास मानकर खारिज कर देता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जो कड़वाहट थी वो अब एक जिज्ञासा में बदल रही थी। हाँ, वो क्यूरियस हो जाता है।
अगले ही दिन वो एक बुक शॉप में पहुंच जाता है उस किताब की तलाश में, और यहाँ उसकी मुलाकात एक बहुत ही रहस्यमयी अजनबी से होती है, जिसे कहानी में डॉक्टर बुक कहा गया है। एग्जैक्टली, डॉक्टर बुक। और वो मुलाकात पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देती है। डॉक्टर बुक सबसे पहले डेविड से एक सवाल पूछते हैं कि क्या तुम एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हो? और डेविड का वही घिसा पिटा जवाब होता है कि वो तो बस एक मामूली कॉर्पोरेट मजदूर है, वो कोई बोर्डरूम में बैठने वाला एग्जीक्यूटिव थोड़ी है। लेकिन डॉक्टर बुक एग्जीक्यूटिव शब्द की जो नई परिभाषा देते हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, वो कहते हैं कि अगर किसी भी इंसान के पास अपने काम को लेके थोड़ा भी कंट्रोल है, यानी अगर वो ये चुन सकता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में, तो वो एक एग्जीक्यूटिव है। भले ही वो इफेक्टिव ना हो। राइट, बस इफेक्टिवनेस की कमी है। ये परिभाषा इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि ये उस विक्टिम माइंडसेट को तोड़ देती है। ये एम्प्लॉय को एहसास दिलाती है कि भले ही वो कंपनी का सीईओ नहीं है, लेकिन अपने उस छोटे से डोमेन का वो खुद सीईओ है। ये तो बहुत पावरफुल थॉट है। इसके तुरंत बाद डॉक्टर बुक एक और कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं, टाइम मशीन डील। हाँ, वो डील बहुत इम्पैक्टफुल है। वो डेविड से कहते हैं कि सोचो तुम 54 साल के करोड़पति हो और एक जिन आकर कहता है कि अपना सारा पैसा मुझे दे दो, मैं तुम्हें 30 साल पीछे भेज दूंगा। और दुनिया का कोई भी अरबपति वो डील तुरंत ले लेगा। जाहिर है, क्योंकि समय सबसे कीमती और एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसे बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। लेकिन इस डील को समझाने के बाद डॉक्टर बुक जो उपाय बताते हैं वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। वो उसे 7 दिन का टाइम लॉगिंग चैलेंज देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि अगले 1 हफ्ते तक प्लानिंग मत करना, बस हर मिनट का हिसाब लिखना। अब यहाँ मुझे सच में हैरानी हो रही है। मतलब प्लानिंग करने के बजाय टाइम को लॉग करने की क्या जरूरत है? बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है कि काम से पहले एक टाइम टेबल बनाओ। ये बहुत ही कॉमन डाउट है, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारी मेमोरी हमसे झूठ बोलती है। मेमोरी झूठ बोलती है? वो कैसे? पीटर ड्रकर का मानना था कि जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो वो भविष्य की एक आदर्श कल्पना होती है कि मैं कल 8 घंटे काम करूंगा, लेकिन टाइम लॉगिंग हमें वर्तमान की सच्चाई दिखाती है। अच्छा, मतलब हम असल में कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं वो दिखता है? हाँ, इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक तंत्र काम करता है। हमारा दिमाग टास्क स्विचिंग कॉस्ट को रजिस्टर नहीं कर पाता। टास्क स्विचिंग कॉस्ट, ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक रिपोर्ट बना रहा है, बीच में स्लैक पर एक मैसेज आता है, वो उसका रिप्लाई करता है और वापस रिपोर्ट पर आता है। इस छोटे से ब्रेक के बाद दिमाग को दोबारा उस फोकस तक पहुंचने में 20 से 23 मिनट लग जाते हैं। बाप रे, मतलब हम सच इस भ्रम में जी रहे होते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। दिमाग को लगता है कि आज 50 ईमेल के जवाब दिए, 4 मीटिंग्स अटेंड की, तो मैं बहुत बिजी था। क्योंकि शायद शरीर में स्ट्रेस बढ़ जाता है। बिल्कुल, शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है और हमारा ब्रेन उस स्ट्रेस को प्रोडक्टिविटी समझ बैठता है। लेकिन जब डेविड 1 हफ्ते तक अपना टाइम ट्रैक करता है तो उसे सच्चाई का शीशा दिखता है। उसे समझ आता है कि वो सिर्फ एक्टिव था, प्रोडक्टिव नहीं। हाँ, उसकी असली आउटपुट वाली मेहनत तो दिन भर में महज कुछ मिनटों की ही थी। और ये टाइम ट्रैक करने के बाद डेविड को अपनी सबसे बड़ी बीमारी यानी डिस्ट्रैक्शन का पता चल जाता है। वो देखता है कि 7वें दिन तक उसे कभी भी लगातार 2 घंटे शांत नहीं मिले। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस था। वही तो, उसे समझ आता है कि उसे अनकंटैमिनेटेड टाइम चाहिए, मतलब बिना डिस्टर्बेंस वाला एकदम शुद्ध समय, और वो उसे सिर्फ सुबह जल्दी उठकर ही मिल सकता है। जब दुनिया सो रही हो। लेकिन बीमारी का पता चलना एक बात है और उसका इलाज करना दूसरी बात। जब वो सुबह उठने की कोशिश करता है तो असली संघर्ष शुरू होता है। हाँ, वो लड़ाई बहुत रियल है। वो जोश में आकर सुबह 6 बजे का अलार्म लगाता है, लेकिन जब अलार्म बजता है तो बिस्तर से उठना लाइक किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। वो स्नूज बटन दबाता रहता है। बिल्कुल, और 7:30 बज जाते हैं। अगर वो किसी तरह उठ भी जाता है तो उसका दिमाग एकदम सुन्न रहता है, बस गिल्ट और भारीपन महसूस होता है। इस चीज को समझने के लिए ना हम दिमाग को एक स्मार्टफोन मान सकते हैं। हाँ, ये एनालॉजी एकदम सटीक रहेगी। मतलब जैसे दिन भर ऑफिस में बॉस के ताने हैं, क्लाइंट्स की शिकायतें हैं, ईमेल्स हैं, ये सब हमारे दिमाग में बैकग्राउंड एप्स की तरह चलते रहते हैं। बिल्कुल चलते हैं। और अगर 15 भारी एप्स बैकग्राउंड में खुले हों तो स्क्रीन ऑफ होने पर भी बैटरी ड्रेन होती रहती है ना। एग्जैक्टली। डेविड सुबह उठ तो जाता है, लेकिन वो बैकग्राउंड एप्स अभी भी उसका रैम खा रहे हैं। बिना किसी मकसद के सुबह 6 बजे उठना ऐसा है जैसे कार स्टार्ट करके न्यूट्रल गियर में एक्सेलरेटर दबाना। आवाज बहुत होगी, मेहनत भी लगेगी, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। एग्जैक्टली। डेविड का प्रोसेसर फ्री ही नहीं है। वो थक हार कर वापस डॉक्टर बुक के पास जाता है। और तब डॉक्टर बुक उसे एक्टिविटी और कंट्रीब्यूशन के बीच का गहरा अंतर समझाते हैं। वो बताते हैं कि डेविड इसलिए नहीं उठ पा रहा
क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ कुछ करने पर है, उसका कोई वाय यानी बड़ा मकसद नहीं है। और इसी बात को समझाने के लिए डॉक्टर बुक वो 3 मजदूरों वाली कहानी सुनाते हैं, जो कि बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। हाँ, एक आदमी ने 3 मजदूरों से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। पहला मजदूर चिढ़कर कहता है कि पेट पालने के लिए ईंटें ढो रहा हूँ। दूसरा कहता है कि मैं दीवार बना रहा हूँ। और तीसरा मजदूर, जो सबसे ज्यादा मग्न था, वो कहता है कि मैं एक बहुत खूबसूरत चर्च बना रहा हूँ जहाँ लोग शांति पाएंगे। ये काम के प्रति नजरिए का बहुत बड़ा सबक है। पर मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। ये कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लाइक किसी मोटिवेशनल सेमिनार जैसी, लेकिन असल जिंदगी में सिर्फ एक मकसद मान लेने से ईंटें ढोने की थकान कम थोड़ी हो जाती है। सवाल बहुत ही वाजिब है। मतलब प्रैक्टिकली एक इंसान का दिमाग कैसे बदलता है महज एक वाई मिलने से? इसका जवाब ना न्यूरोसाइंस में छिपा है। मैं समझाता हूँ। जब कोई इंसान पहले मजदूर की तरह काम करता है सिर्फ पेट पालने के लिए, तो दिमाग लगातार एक फ्रिक्शन या संघर्ष में रहता है। दिमाग बार बार पूछता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। और इस संघर्ष में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जो थका देता है। लेकिन जब हमें अपना वाई मिल जाता है कि हम दुनिया में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। अच्छा, और डोपामीन तो खुशी देता है। वो सिर्फ खुशी नहीं देता, वो एक्शन लेने के लिए एक न्यूरोलॉजिकल रास्ता भी साफ कर देता है। वो कॉग्निटिव फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। ओह वाओ! तो मतलब जब मकसद क्लियर होता है तो दिमाग खुद ब खुद वो सारे बैकग्राउंड एप्स बंद कर देता है ताकि नींद अपने आप खुल सके। बिल्कुल। और डेविड के साथ यही होता है। उसे अपना कंट्रीब्यूशन मिल जाता है, केमिकल फ्री हेल्दी सप्लीमेंट्स बनाना। हाँ, ताकि वो लोगों को बीमार पड़ने से बचा सके। लेकिन मकसद मिल जाने के बाद भी इंसान दोबारा भटक सकता है ना। हाँ, इसीलिए इसे रोजमर्रा की आदतों में ढालना जरूरी है। और यहीं से डूइंग द राइट थिंग्स फर्स्ट का कॉन्सेप्ट आता है। डॉक्टर बुक उसे 2 लिस्ट बनाने को कहते हैं। एक है स्टॉप डूइंग लिस्ट और दूसरी है ऑफलोड या डेलीगेट लिस्ट। स्टॉप डूइंग मतलब वो काम जो सिर्फ समय खाते हैं पर वैल्यू नहीं देते। पर मेरा एक प्रैक्टिकल सवाल है, जब दिन भर में हर काम बहुत जरूरी या अर्जेंट लगता हो, तो इंसान ये कैसे तय करे कि स्टॉप डूइंग लिस्ट में क्या डालें? यहीं पर क्वालिटी डिसीजन काम आता है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो काम आपके वाई से नहीं जुड़ता, वो सीधा स्टॉप डूइंग लिस्ट में जाएगा। पर बॉस को कैसे मना करें? इसका मतलब बॉस से बगावत करना नहीं है। इसका मतलब है अपने मैनेजर के सामने ट्रेड ऑफ रखना, एक नॉन नेगोशिएबल नियम बनाना। मतलब आप सीधे ना नहीं कह रहे, बस प्रायोरिटी सेट करवा रहे हो। एग्जैक्टली। आप सामने वाले को मजबूर कर रहे हैं कि वो आपके समय की अहमियत समझे। और इसके बाद जो डेविड का 1 साल का सफर था वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। पहले महीने वो सिर्फ लैंडिंग पेज बनाता है, तीसरे महीने ईमेल लिस्ट और छठे महीने तक उसे कस्टमर्स मिलने लगते हैं। और 1 साल बाद वो 1000 से ज्यादा लॉयल कस्टमर्स के साथ अपनी वो नौकरी छोड़ देता है। ये इस कहानी का एकदम फुल सर्कल मोमेंट है। वो वापस उसी YouTube वीडियो पर जाता है जहां उसने कभी कड़वा कमेंट किया था, और वहां देखता है कि किसी और ने बिल्कुल वही कमेंट किया है जो उसने 1 साल पहले किया था। कि हम कॉर्पोरेट मजदूर हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। पर इस बार डेविड गुस्सा नहीं होता, बस मुस्कुराता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि लूप बाहर नहीं, हमारे माइंडसेट के अंदर है। बिल्कुल सही बात है। अब इस प्रेरणादायक सफर के बाद हम स्रोत में दी गई अंतिम जानकारी भी अपने सुनने वालों के साथ साझा कर देते हैं। बिल्कुल। हाँ, जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं उन्होंने कुछ रिसोर्सेज शेयर किए हैं। बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बता दें कि मूल स्रोत में 99 रुपए में इस किताब की प्रीमियम एनिमेटेड समरी का ऑफर दिया गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए संडे रात 8 बजे एक एक्सक्लूसिव लाइव इंटरैक्टिव जूम वर्कशॉप भी होगी, जिसमें टाइम मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल टूल सिखाए जाएंगे। हम बस ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, हम खुद इसका समर्थन या विज्ञापन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम बस स्रोत की बात सामने रखना है। तो फाइनली इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक गहरे विचार पर गौर कीजिएगा। जरा सोचिए, शुरुआत में डेविड ने रात के 1:37 पर जो गुस्से से भरा कमेंट किया था, क्या वो सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन थी? सोचने वाली बात है। या फिर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खींच, हमारा गुस्सा, असल में हमारा अपना पर्सनल डॉक्टर है, जो हमें चीख चीख कर बता रहा होता है कि अब हमारे इस कॉर्पोरेट लूप के टूटने का वक्त आ गया है। बहुत गहरी बात है ये। अगली बार जब भी किसी चीज पर बहुत तेज गुस्सा आए तो खुद से जरूर पूछेगा, क्या ये मेरी जिंदगी बदलने का अलार्म तो नहीं? बिल्कुल, उस अलार्म को स्नूज नहीं करना चाहिए। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई केस स्टडी के साथ।